साल 2011। डॉक्टर्स ने बताया कि ट्यूमर मेरी हड्डियों और बाकी ऑर्गन्स में भी फैल चुका है। इसके साथ ही दर्द, वजन घटना, ईटिंग डिसऑर्डर, नींद न आना और मूड स्विंग जैसी बहुत सी परेशानियों से मेरी हालत बदतर होती जा रही थी। अभी कई प्रोजेक्ट थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, मगर अपनी बीमारी की वजह से आज मुझे अपने परिवार की देख रेख में घर पर बैठना पड़ रहा था। मैं स्टीव जॉब्स अपनी कहानी सुनाने आया हूं। मैं कोई राइटर नहीं हूं, ना ही अच्छा कहानीकार। मैं चाहता था कि कोई मेरी कहानी पूरी दुनिया को सुनाए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो लोगों के लिए एक मिसाल बन सकता है। लोग मुझसे सीख सकते हैं और मेरे लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं अमेरिका के सबसे होनहार राइटर्स में से एक वॉल्टर आई जैक्सन से रिक्वेस्ट की कि वो मेरी कहानी लिखें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि अभी तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, अभी लिखना जल्दबाजी होगा। लेकिन अब जब मैं दूसरी बार कैंसर से जूझ रहा था, तो मेरी पत्नी लॉरीन पावेल की कोशिशों का ही नतीजा था जो मेरी बीमारी के बारे में जानकर आई जैक्सन ने अपना मन बदल लिया और आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने ऊपर लिखी जा रही किताब उन्हें अपने तरीके से लिखने की छूट दी थी। मेरी कहानी वो जैसे चाहें वैसे सुनाएं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे बारे में जानें, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया वे उसके बारे में जानें। एक वजह और भी है, जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मेरे बारे में लिखना चाहेंगे। हालांकि वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो जो कुछ भी लिखा जाएगा सब गलत होगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बात खुद ही कह सकूं। मेरी आखिरी बोर्ड मीटिंग 24 अगस्त को थी। मैंने इस मीटिंग में वो लेटर पढ़ा जिसे मैं हफ्तों से रिवाइज कर रहा था। इसमें लिखा था, मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि कभी अगर मैं एप्पल के सीईओ की हैसियत से अपना फर्ज और इस कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरने लायक ना रह पाऊं, तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले मैं खुद बताऊंगा। और अफसोस की बात यह है कि वो दिन आज आ गया है। चलिए मेरी कहानी को शुरू से सुनते हैं, जिसे सुन के शायद आप में से भी कुछ स्टीव जॉब्स बन सकें। छोटी उम्र में ही मैं जान चुका था कि मुझे गोद लिया गया है, और ये बात मेरे पिता पॉल जॉब्स और मां क्लारा ने कभी भी छुपाई नहीं। जन्म के बाद से ही उन दोनों ने मुझे पाला था। जब मैं 4 साल का था तो एक दिन अपने पड़ोसी के घर पर एक लड़की के साथ खेल रहा था, और मैंने उस लड़की को बताया कि मुझे अडॉप्ट किया गया है। इस बात पर वो लड़की बोली कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो इस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि सुनो स्टीव, हमने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे खास हो, सबसे स्पेशल हो। सबसे खास, सबसे स्पेशल, ये दो ऐसे शब्द थे जो एक छोटी सी उम्र में ही मेरे दिल में बस गए थे, और इसी वजह से मैं आत्मनिर्भर और मजबूत इरादों का इंसान बन पाया। मेरे कार मैकेनिक पिता मेरे पहले हीरो थे। बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं रहा। क्लास में बैठना मुझे अक्सर बोरिंग लगता था। अक्सर मैं अपने हुनर से कुछ ना कुछ शरारत भरा किया करता था, और ये सिलसिला ग्रेड स्कूल से लेकर कॉलेज तक चलता रहा। होमस्टेड हाई में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो कुछ ही दिनों में मेरा सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर बन गया। उसका नाम स्टीव वॉजनियाक था। हम दोनों को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बस हम दोनों में इतना फ़र्क था कि मैं अपने पिता की तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, वहीं वॉजनियाक को मार्केटिंग और इंजीनियरिंग में ज़्यादा मज़ा आता था। उम्र में मुझसे 5 साल बड़े होने के बावजूद वो बेहद शर्मीला और हद से ज़्यादा पढ़ाकू था। अपने कॉमन दोस्त की गैराज में वो मुझसे पहली बार मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि के साथ ही बॉब डायलन के म्यूज़िक ने भी हमारी जोड़ी जमा दी थी। वॉजनियाक ने बर्कली यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था, वहीं मैं अभी भी कंफ्यूज था कि अपने लिए कौन सा कॉलेज चुनूं। मेरे असली पेरेंट्स ने मुझे इसी शर्त पर गोद दिया था कि मेरी स्कूली पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसलिए मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स को मेरी कॉलेज फीस जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं एक ऐसी जगह एडमिशन लेना चाहता था जहां सिर्फ इंसानों को मशीन ना बनाया जाता हो, जहां पढ़ने में मज़ा आए। इसलिए मैंने रीड कॉलेज, पोर्टलैंड, ओरेगॉन में दाखिला ले लिया।
सिर्फ 1000 स्टूडेंट वाला ये कॉलेज बड़ा महंगा था और फिर अपने हिप्पी कल्चर के लिए मशहूर भी था। रीड कॉलेज में पढ़ने के दौरान कुछ ही समय बाद मुझे लगा कि जो कोर्स मैंने चुना था वो मेरे सपनों के आड़े आ रहा था। जो चीज़ें मैं सीखना चाह रहा था वो नहीं सीख पा रहा था और तब मैंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अब जो पसंद आता वही सीखने लग जाता, जैसे कैलीग्राफी। रीड में पढ़ाई के दौरान मुझे हिप्पी कल्चर पसंद आने लगा था। जैन बुद्धिज़्म पर मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और प्योर वेजिटेरियन बन गया। मैंने बाल कटवाना छोड़ दिया और पूरे कैंपस में नंगे पांव घूमा करता था। वॉजनियाक और मेरी टीम इसलिए परफेक्ट थी क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। जब हमें एचपी ने हमारे सर्किट बोर्ड के लिए नकारा, तब से हमने डिसाइड किया कि आज से जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए होंगे। एक और वॉजनियाक जहां बहुत प्रतिभाशाली था मगर लोगों से मिलने जुलने में कतराता था, वहीं मेरी खासियत यह थी कि मैं किसी से भी बातचीत कर सकता था और अपना काम निकलवाने में माहिर था। फाइनली कई सारे उतार चढ़ाव के बाद वो दिन आ ही गया जब मेरा सपना सच होने वाला था। एक कंप्यूटर स्टोर का मालिक पॉल टैरेल मेरा पहला ग्राहक बना। उसने मुझे $500 पर पीस के हिसाब से 50 सर्किट बोर्ड का ऑर्डर दिया। क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को विश्वास में लेकर उससे $25,000 उधार लेने के बाद मैंने वॉजनियाक और मेरी बहन पैटी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ होम्स और एक दोस्त डैनियल कोटके के साथ मिलकर काम में जुट गया। इस तरह लॉस एल्टोस में मेरे ही घर की गैराज में एप्पल की शुरुआत हुई। एप्पल की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। मैंने अब अपने माँ बाप का घर छोड़कर कपर्टिनो के एक $600 वाले रेंटेड घर में रहने लगा था। एप्पल मेरा सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें मैं दुनिया को हमेशा कुछ नया देता रहूं। मैंने कभी पैसों को अपना लक्ष्य नहीं बनाया और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। एप्पल के साथ साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड क्रिसेन ब्रेनन के साथ कभी हाँ कभी ना वाले रिश्ते में बंधा रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सब कुछ अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो चीज़ें भी वैसी ही होने लगती हैं। वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी। हम अब साथ रहने लगे थे। जब मैं अपने 23वें साल में था तो ब्रेनन माँ बनने वाली थी। एक बच्चे की असली अहमियत एक माँ ही समझ सकती है। मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपनी कंपनी पर था। मैं कभी घर गृहस्थी में बंधना नहीं चाहता था और इसी वजह से ब्रेनन और मेरे बीच अब झगड़े शुरू हो गए थे। इस बच्चे का आना मेरे रिश्ते में खटास पैदा कर रहा था। मुझे लगने लगा शायद ये बच्चा मुझसे मेरे सपने छीन लेगा। मेरे मन में कभी भी शादी का ख्याल नहीं था और मैंने इस बच्चे का पिता होने से भी इनकार कर दिया। इस सब के बावजूद ब्रेनन ने हार नहीं मानी और 17 मई 1978 को ओरेगॉन में उसने लीजा निकोल को जन्म दिया। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और उन्हीं दिनों मुझे डीएनए टेस्ट से भी गुजरना पड़ा, जिसका रिजल्ट था कि 94.41% चांस है कि मैं ही लीजा का पिता हूँ। ये साबित हो जाने पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने मुझे लीजा के पालन पोषण के लिए मंथली चाइल्ड सपोर्ट देने का हुक्म दिया। हालांकि कोर्ट के हुक्म से मैं अब जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकता था, मगर बावजूद इसके मैं कभी भी उससे मिलने नहीं गया क्योंकि परिवार की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एप्पल कंप्यूटर दिख रहा था। 1977 में एप्पल ने शुरुआती दौर में 2500 यूनिट बेचे और 1981 में हमारी बिक्री बढ़कर 2,10,000 हो चुकी थी। सफलता धीरे धीरे मिल रही थी, लेकिन इतने में ही संतुष्ट हो जाऊं मैं वैसा इंसान नहीं था। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि सफलता का ये दौर हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए मैंने एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा जो एप्पल से ज़्यादा बेहतर हो। मैं एक ऐसा डिज़ाइन चाहता था जो पूरी तरह से मेरा अपना बनाया हो। अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता नकारने के बावजूद मैंने अपने नए कंप्यूटर का नाम लीजा रखा। दरअसल इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को इससे मिलता जुलता एक्रोनिम सोचना पड़ा। लीजा का मतलब था लोकल इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। एप्पल में 1,00,000 शेयर्स के बदले में जेरोक्स पार्क ने अपनी एकदम नई टेक्नोलॉजी को हमें बेच दी। कुछ मुलाकातों के बाद ही एप्पल के इंजीनियर्स जेरोक्स कंप्यूटर के माउस डिज़ाइन और इंटरफेस की नकल बनाने में कामयाब रहे। लीजा को पहले से बेहतर ग्राफिक्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग माउस फीचर के साथ बाजार में उतारा गया। दिसंबर 12, 1980 में पहली बार एप्पल को दुनिया के सामने पेश किया गया। रातों रात एप्पल के शेयर का दाम $22 से बढ़कर $29 हो गया। सिर्फ 25 साल का हिप्पी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स
अब करोड़ों का मालिक बन चुका था। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद मैंने दिखावट से दूर एक सादा जीवन जीना पसंद किया। मैंने अपने माता पिता के नाम $7,50,000 कीमत वाले एप्पल के स्टॉक कर दिए थे, जिससे मुझे लोन से छुटकारा मिल गया। सफलता कदम चूम रही थी। मैं अब अक्सर मैगजीन के कवर पर आने लगा था। मैंने पहली कवर स्टोरी अक्टूबर 1991 में इंक के लिए की थी। इसके तुरंत बाद ही 1982 में टाइम्स मैगजीन में भी मेरी कवर स्टोरी आई। इसमें 26 साल के एक नौजवान के करोड़पति बनने के सफ़र की कहानी थी, जिसने महज 6 साल पहले अपने माता पिता के गैराज में अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी। खैर, वक्त के साथ मेरा बिहेवियर एरोगेंट होता चला गया और अपने इसी आक्रामक व्यवहार के चलते मुझे लीजा प्रोजेक्ट से जबरन हटा दिया गया। कैसा लगता है जब आपको आपके ही बनाए किसी चीज़ से निकाल दिया जाता है। खैर, मैं रुका नहीं। मैं रुक सकता ही नहीं था। आगे बढ़ना ही जीवन है। हाँ, शायद यहाँ मैं ज़्यादा अहंकारी भी हो गया था, लेकिन क्या करता, परफेक्शन का नशा ही कुछ ऐसा था। इसी दौरान जेफ रस्किन नामक एप्पल के एक इंजीनियर एक ऐसा बेहद सस्ता कंप्यूटर बनाने में जुटे हुए थे जिसे कोई भी खरीद सकता था। मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया और हमने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम मैकिनटोश रखा, जो मेरे पसंदीदा सेब की एक किस्म का नाम था। अब क्योंकि मैं लीजा वाला प्रोजेक्ट खो चुका था, तो मेरा सारा ध्यान रस्किन के प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था। रस्किन का सपना एक ऐसा सस्ता कंप्यूटर बनाने का था जो स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ महज $1000 की लागत का हो। मैंने उसे कहा कि वे सिर्फ मैकिनटोश बनाने पर ध्यान दें और कीमत की फिक्र ना करें, मगर रस्किन मैकिनटोश पर काम पूरा नहीं कर पाया। पर संयोग से मैंने एक दूसरा इंजीनियर ढूंढकर उसकी मदद से ऐसा डिवाइस बनाया जो कुछ महंगे मगर पहले से बेहतर माइक्रो प्रोसेसर पर काम कर सके। मैंने उसका नाम मैक रखा। मैक लीजा से भी बेहतर माउस और ग्राफिक इंटरफेस के साथ बाजार में उतारा गया। मेरे लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किसी कला से कम नहीं था। सिंपल इज सोफिस्टिकेटेड, यही मैक और एप्पल का मोटो था। मैं मैक के जरिए दुनिया को एक अलग जोन में ले जाना चाहता था। मैंने मैक के विंडोज़, आइकन्स, फॉन्ट्स और बाहरी पैकेजिंग की डिज़ाइन पर काफ़ी ध्यान दिया, जो लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस दे सके। अनगिनत प्रपोजल और रिवीजन्स के बाद मैंने अपनी पूरी डिज़ाइन टीम के एक पेपर पर सिग्नेचर करवाए। इन सभी 50 सिग्नेचर्स को हर मैकिनटोश कंप्यूटर के अंदर खुदवाया गया। मैक के डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की खुशी का एक जश्न मनाया गया। अभी ये बस शुरुआत थी, एक नई शुरुआत। अभी तो लंबी दूरी तय करनी थी। बिल गेट्स और मैंने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट मैकिनटोश को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ तैयार करके बाजार में लाने के बारे में था, और शर्त यह थी कि प्रोग्राम में एप्पल का लोगो ज़रूर रहेगा। लेकिन ये साझेदारी टिक नहीं पाई। इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान मेरी और गेट्स की अक्सर बहस हो जाया करती थी। गेट्स का बैकग्राउंड मुझसे बिल्कुल अलग था। उनके पिता वकील थे और माँ एक सिविक लीडर थी। गेट्स अपने खास तबके वाले प्राइवेट स्कूल के वक्त से ही टेक्नोलॉजी के कीड़े थे, और उन्होंने मेरी तरह कभी कोई प्रैंक नहीं खेला था। हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गेट्स ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर ली थी। मैं हमेशा दूर की सोचता था। मुझ में अपने काम के प्रति दीवानगी थी, और इसी वजह से कभी कभी मेरे लहजे में एक रूखापन आ जाता था। इसके उलट बिल गेट्स डिसिप्लिन के पक्के थे, प्रैक्टिकल थे, जो सोच समझकर कदम उठाते थे। ये महज एक संयोग था कि हम दोनों का ही जन्म 1955 में ही हुआ था। दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे, जो पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर खोलना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता था कि एप्पल के लिए अलग से कुछ खास सॉफ्टवेयर रहे। मेरा ये मतभेद चलता रहा, और आखिरकार मेरे इस मतभेद का फ़ायदा IBM के पर्सनल कंप्यूटर को हुआ। खैर, मेरी और बिल गेट्स की बन नहीं पाई। मेरे पास एप्पल के 11% शेयर अब भी थे, बस ज़्यादा अधिकार नहीं रहा। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं एक अलग कंपनी शुरू करूंगा। मेरी ये कंपनी एप्पल से अलग होगी, मगर उसकी कंपटीटर नहीं होगी। मैंने अपनी इस नई कंपनी का नाम नेक्स्ट रखा। मैंने एप्पल के प्रेसिडेंट स्कली से 5 लो लेवल एम्प्लॉयज़ मांगा, जिन्हें मैं नेक्स्ट में रख सकूं। पहले तो वो मान गया, लेकिन जैसे ही मैंने स्कली को 5 कर्मचारियों के नाम बताए तो स्कली नाराज़ हो गया, क्योंकि जिन लोगों के नाम मैंने सुझाए थे वे बिल्कुल भी लो लेवल के नहीं थे। बोर्ड मेंबर को लगने लगा था कि जॉब्स अब कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं रहे,
एक चेयरमैन के तौर पर अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। सबने एकजुट होकर मेरा विरोध करने का निर्णय किया। मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि स्टीव जॉब्स को चेयरमैन के पद से निकाला जा रहा है, मगर रिज़ाइन का ख्याल मेरे मन में तब से ही था जब मैंने नेक्स्ट के बारे में सोचा था। आखिर में मैंने एग्जीक्यूटिव माइक मार्कुला को अपना रिज़ाइन मेल कर दिया। मेरे रिज़ाइन की कुछ लाइनें ऐसी थीं। अब कंपनी एक ऐसा रवैया दिखाती नज़र आ रही है जो मेरे और मेरे न्यू वेंचर्स के लिए सेफ नहीं लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की नई गाइडलाइंस में मेरे लिए करने को कुछ अधिक नहीं बचा, यहाँ तक कि रेगुलर मैनेजमेंट रिपोर्ट पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। मैं अभी सिर्फ 30 का हूँ और बहुत कुछ हासिल करने का इच्छा रखता हूँ। खैर, एक बार फिर जिंदगी में आगे बढ़ गया और उन्हीं दिनों एक कमाल का वाकया हुआ। जॉर्ज लुकास अपने कंप्यूटर डिवीज़न के लिए किसी खरीदार की तलाश में थे। एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि मुझे लुकास फिल्म कंप्यूटर डिवीज़न के प्रमुख एड कैटमल से मिलना चाहिए। मैं जहाँ से पढ़ा था वहाँ मैं लोगों को मशीन बनता नहीं देखना चाहता था। असल में मैं टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट को मिलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और जब मैं डिवीज़न गया तो वहाँ का काम देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। डिवीज़न मुख्य रूप से डिजिटल इमेजेस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर एनिमेटर्स थे जो शॉर्ट फिल्म बनाया करते थे। इस छोटी सी एनिमेशन टीम के मुखिया थे जॉन लासेटर। मैंने तुरंत ये डील पक्की कर ली और 70% शेयर मेरे हो गए। मेरे लिए एक बढ़िया मौका था कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी को आर्ट से मिला दूं। दुनिया को अब कुछ नया देने के लिए मैं तैयार था। इस डिवीज़न का सबसे खास प्रोडक्ट था पिक्सर इमेज कंप्यूटर, और इसलिए नई कंपनी का नाम भी पिक्सर रखा गया। इसके 3D ग्राफिक इमेजिंग सॉफ्टवेयर में डिज्नी ने बहुत रुचि दिखाई। उन दिनों डिज्नी का एनिमेशन डिपार्टमेंट बुरी हालत में था। पिक्सर का सॉफ्टवेयर पहली बार डिज्नी के लिटिल मरमेड में इस्तेमाल किया गया। इसी बीच जॉन लासेटर और मैंने मिलकर एक ऐसी कहानी सोची जो बेजान चीज़ों की भावनाओं के बारे में हो। लासेटर एक होनहार एनिमेटर थे जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से पढ़कर निकले थे, और इस तरह उस समय की सबसे अच्छी एनिमेशन मूवी रिलीज हुई, टॉय स्टोरी। जब टॉय स्टोरी को बेशुमार सफलता मिली तो एक असमंजस पैदा हुई कि यह डिज्नी की फिल्म हो या जॉन लासेटर की। तब मैं डिज्नी के साथ टॉय स्टोरी और बाकी की एनिमेशन फिल्मों के मालिकाना हक में बराबर की हिस्सेदारी के लिए तैयार हो गया। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया। 1980 से ही जब मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए थे तो मैं गुपचुप तरीके से अपने असली माँ बाप की तलाश में जुटा हुआ था, और इसके लिए मैंने जासूसी सेवा की भी मदद ली, और आखिरकार मैंने अपनी असली माँ को ढूंढ निकाला। मेरी माँ का नाम जॉन शिबले था और वो लॉस एंजलिस में रहती थी। जॉन स्टीव के असली पिता अब्दुल फताह जंदाली से अलग रहती थी, जो एक सीरियन थे। उनकी शादी सफल नहीं रही थी। मेरी असली माँ ने मुझे बताया कि मोना सिम्पसन नाम की मेरी एक हाफ सिस्टर भी हैं। उसके बाद मैं अपनी बहन को ढूंढने में लग गया। मैं मोना से न्यूयॉर्क में मिला। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो एक नॉवेलिस्ट है। हम दोनों ही आर्ट में गहरी दिलचस्पी रखते थे, और यही वजह थी कि हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। मैंने मोना को उसकी बुक रिलीज़ में भी मदद की। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हमारे बीच मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन गया। अब मुझे रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा होने लगा था। पहले माँ से मिला, फिर बहन से। इसलिए मैंने क्रिसेन ब्रेनन और लीज़ा के लिए एक घर खरीदा जहाँ वे दोनों रहने लगी। जब लीज़ा वहाँ होती तो मैं बीच बीच में मिलने जाता रहता था। लीज़ा से भी धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा था। उसके पूछने पे कि मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाया, और जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप वहाँ क्यों नहीं थे। मैं बस इतना कह पाता था कि मैं पिता नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं नहीं था। जब लीज़ा 8 साल की हुई तब मेरा आना जाना और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने देखा कि लीज़ा पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स में भी बहुत होनहार थी। लीज़ा मेरी ही तरह उत्साही थी और कुछ कुछ मुझ जैसी दिखती भी थी। एक दिन सबको सरप्राइज़ देने के लिए लीज़ा को अपने साथ एप्पल के ऑफिस में भी लेकर गया था। कभी कभी उसे स्कूल से भी लेने जाता था, और एक बार तो मैं उसे अपने साथ टोक्यो की बिजनेस ट्रिप पर भी लेके गया था। फिर भी ऐसा कई बार हुआ जब मैं अपनी इन भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाप बेटी का रिश्ता अनेक उतार चढ़ावों से गुजरा।
शायद मुझे अपनी भावनाओं को प्रकट करना नहीं आता था। खैर, इन सब के साथ साथ जीवन में एक और मोड़ आया। हुआ यूं कि अक्टूबर 1989 में मेरी मुलाकात लॉरिन पावेल से हुई। मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था और पावेल तब नई नई बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट थी। हम दोनों लेक्चर के दौरान साथ में बैठे थे। मैं पहली नज़र में ही पावेल के प्रति आकर्षित हो गया था। हमने आपस में कुछ देर बातचीत की और फिर मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। लॉरिन पावेल एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी औरत थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था और वे शाकाहारी थी। मैं इससे पहले कई औरतों से डेट कर चुका था, मगर पावेल से मुझे सच में प्यार हो गया था। दिसंबर 1990 में हम दोनों छुट्टियां बिताने के लिए हवाई गए और फिर मार्च 18, 1991 में योसमाइट नेशनल पार्क में हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त मैं 36 साल का था, जबकि पावेल 27 साल की थी। करीब 50 लोग इस शादी में शामिल हुए थे, जिनमें मेरे पिता और मेरी बहन मोना भी थी। शादी के बाद हम पोलो ऑल्टो के एक 2 स्टोरी में शिफ्ट हो गए। हमारे 3 बच्चे हैं, पॉल रीड, एरिन सिएना और ईव। खैर, पर्सनल रिश्तों के साथ साथ मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी पूरे जी जान से जुटा हुआ था। मैक के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पता लगाने में माइक्रोसॉफ्ट को कुछ वक्त लगा। साथ ही कंपनी ने अब विंडोज़ 3.0 भी निकाला। विंडोज़ 95 के रिलीज़ के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट को डोमिनेट कर दिया। ये अब तक का सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस दौरान एप्पल की सेल लगातार घट रही थी। मुझे पता था कि स्कली ने एप्पल को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाया है। वो मैक को अपग्रेड करके अफोर्डेबल नहीं बना पाए थे। 1996 में एप्पल के मार्केट शेयर गिरकर 4% रह गए थे, जबकि 1980 के आखिरी दशक में 16% थे। मैं एप्पल के सीईओ जिल एमेलियो से मिला। मैं एक नया प्रोडक्ट बनाकर एप्पल को बचाना चाहता था। ये मेरी घर वापसी का समय था। जो एप्पल मैंने बनाया था, अब उसी को बचाने की जिम्मेदारी थी। ये दिसंबर 20, 1996 की बात थी, जब एमेलियो ने एक एडवाइज़र के तौर पर एप्पल में मेरी वापसी की घोषणा की। अपने शानदार व्यक्तित्व और तेज़ दिमाग बिजनेसमैन होने की वजह से मैंने बाद में एप्पल के सीईओ की जगह ले ली। एप्पल मेरी वापसी का पहला साल बेहद मुश्किल भरा रहा। सभी पुराने बोर्ड मेंबर जा चुके थे और उनकी जगह नए ढूंढने पड़े। एप्पल को 1 बिलियन से ज़्यादा का घाटा हुआ था। 1997 में मैंने एप्पल के थिंक डिफरेंट कैंपेन का खूब प्रचार किया। मैंने इसके लिए बेहतर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर जोर दिया। इस दौरान मैं पिक्सर, एप्पल और अपने परिवार के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। साल 1998 तक एप्पल ने एक बार फिर से $309 मिलियन का प्रॉफिट हासिल कर लिया और इस तरह मैं और मेरी कंपनी दोनों की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। जब मैं अपने 30वें साल में था, एप्पल ने मुझे कंपनी से निकाल कर बाहर फेंक दिया था, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना सारा ध्यान अपने परिवार, पिक्सर और नेक्स्ट को दिया। अपने 40वें साल में टॉय स्टोरी बनाकर मैंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। एप्पल में अपनी वापसी के साथ मैंने साबित कर दिया कि 40 के पार की उम्र में भी लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैंने टेक्नोलॉजी को म्यूजिक और आर्ट से मिला दिया था। 20 साल का वो लड़का जिसने टेक्नोलॉजी में क्रांति लाई थी, अब 40 की उम्र में और भी कमाल कर रहा था। लेकिन रुकना किसे था? साल 1998 में मैंने मैकिन्टॉश को iMac के साथ रीइन्वेंट किया। एक बार फिर मैंने प्रोडक्ट बनाया जो मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ एक मुकम्मल कंप्यूटर था। iMac को पूरी तरह से एक होम कंप्यूटर के रूप में बनाया गया था। मैंने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग मैकिन्टॉश के साथ एक नए तरह के थिएटर में की थी। iMac को भी मैंने इसी तरह लॉन्च किया। $1299 की कीमत का iMac एप्पल का हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। मेरा शुरू से ही मानना था कि मार्केटिंग अच्छी हो तो मिट्टी को भी सोना बना के बेचा जा सकता है, और यहाँ तो मैं टॉप क्लास की मार्केटिंग करके सोना ही बेच रहा था। फिर मार्केट में छाने में क्या देर लगनी थी। 1999 में शहर की प्रमुख सड़कों या फिर किसी मॉल में एक भी टेक स्टोर नहीं था। मुझे लगने लगा था कि आप तब तक कोई नई इनोवेशन मार्केट में नहीं ला सकते जब तक कि आपकी पहुंच खरीदारों तक ना हो। तब मुझे एप्पल के रिटेल स्टोर खोलने का विचार सूझा। एक दिन मेरे एक साथी ने पूछा, क्या एप्पल भी गैप की तरह एक बड़ा ब्रांड है? मैंने जवाब दिया था कि एप्पल उससे भी बड़ा ब्रांड है।
सबसे पहला एप्पल स्टोर मई 2001 में वर्जीनिया में खोला गया। सफ़ेद रंग के काउंटर और वुडन फ्लोर वाले इस स्टोर में एप्पल के सभी प्रोडक्ट थे। साल 2004 तक एप्पल ने रिटेल इंडस्ट्री में $1.2 बिलियन के मुनाफे के साथ एक रिकॉर्ड बना लिया था। साल 2006 में एप्पल का 5वां एवेन्यू स्टोर मैनहट्टन में खोला गया। साल 2011 आते आते पूरी दुनिया में एप्पल के 326 स्टोर खुल चुके थे। मैं हमेशा कुछ नया इनोवेशन करता रहना चाहता था और इसी के चलते एक और आइडिया आया था। हुआ यूं था कि साल 2000 में अमेरिका में 320 मिलियन के करीब ब्लैंक सीडी बिकी। लोग सीडी से गाने अपने कंप्यूटर में डालते थे और मैं म्यूज़िक की दुनिया में कुछ नया करना चाहता था। हालांकि मैंने मैक को सीडी बर्नर के साथ बनाया था, मगर फिर भी मैं कोई और आसान तरीका सोच रहा था जिससे गाने सुनने के लिए म्यूज़िक आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सके। उस वक्त जो विंडोज़ का मीडिया प्लेयर था वो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में लग जाती है। रास्ता दिख ही जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक नए म्यूज़िक प्लेयर की तलाश में पूरी शिद्दत से लगा हुआ था और इसी दौरान एप्पल के 2 पुराने इंजीनियरों ने साउंड जैम नाम से एक म्यूज़िक सॉफ्टवेयर तैयार किया। मैंने उन्हें वापस कंपनी में ले लिया और साउंड जैम को रीइन्वेंट करने के बाद iTunes बनाया गया। मैंने iTunes को जनवरी 2001 में इस स्लोगन के साथ लॉन्च किया, रिप मिक्स बर्न। लेकिन अब भी कुछ खटक रहा था। मन में कुछ और बेहतर करने का ख्याल आ रहा था। मैंने सोचा म्यूजिक प्ले करने के लिए एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस हो जिसे iTunes के साथ पार्टनर किया जा सके। जब मैं जापान में था तब मुझे एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसे तोशिबा बना रहा था। सिल्वर कॉइन जितना छोटा यह डिवाइस 5 GB यानी 1000 गाने तक स्टोर कर सकता था। यह डिवाइस तोशिबा ने बना तो लिया था, मगर उसका सही उपयोग मुझे पता था। और हमेशा की तरह मैं चाहता था कि जो भी एप्पल प्रोडक्ट बने वो इस्तेमाल में आसान हो। मैंने सोचा चूंकि आईपॉड पहले से ही छोटा था तो प्लेलिस्ट को कंप्यूटर के साथ बनाया जाए। तब आईपॉड को iTunes की मदद से सिंक किया जा सकता था। इसके बाद गानों के कॉपीराइट और iTunes स्टोर के लिए मैं कुछ बड़ी म्यूज़िक कंपनियों से मिला। बात बन गई और रिजल्ट आज सभी के सामने है। ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और मेरे साथ वो अनसर्टेन हो चुका था। शरीर में एक अनचाहा मेहमान आ गया था। यह अक्टूबर 2003 की बात थी जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। मुझे पहले एक बार किडनी स्टोन हो चुका था, इसलिए तसल्ली के लिए मैं सिर्फ कैट स्कैन के लिए गया, मगर जांच करने पर डॉक्टरों को पता चला कि मेरे पेनक्रियाज में ट्यूमर था। मेरी बायोप्सी की गई जिसे पता चला कि ट्यूमर निकालकर कैंसर को शरीर में फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता था। इसके बदले मैंने पूरी तरह से वेजिटेरियन होकर एक्यूपंक्चर इलाज का सहारा लिया। हालांकि मेरी पत्नी और दोस्त मुझे सर्जरी करवाने के लिए मनाते रहे कि मुझे सच में ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये बात समझने में मुझे 9 महीने लगे। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हम ही सही हैं, वहीं अहंकार जन्म लेता है। अगर मैं एक बार भी बाकियों के सुझाए सल्यूशन के बारे में सोचता तो शायद ज़िंदगी के ये 9 महीने दर्द से बच जाता। जुलाई 2004 में मैंने अपना दूसरा कैट स्कैन करवाया। ट्यूमर बढ़ चुका था। मजबूरन मुझे सर्जरी करवानी पड़ी और इसमें मेरे पेनक्रियाज का एक हिस्सा निकाल दिया गया। मैं सितंबर से वापस अपने काम पर जाना चाहता था, मगर बदकिस्मती से मेरा कैंसर पूरी तरह से मेरे शरीर में फैल चुका था। मेरी कीमोथेरेपी चलती रही। जब मुझे स्टैनफोर्ड के कमेंसमेंट एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया गया तो मैंने अपने कैंसर के ठीक हो जाने की घोषणा की। साल 2005 में मेरी पत्नी ने मेरे जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी। मैंने अपना 50वां जन्मदिन अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर मनाया। एक तरफ शरीर अनचाहे मेहमानों से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ मुझे हमेशा कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। सारी दुनिया आईपॉड की दीवानी हो गई थी। साल 2005 तक ये एप्पल का कुल 45% रेवेन्यू कमा रहा था। लेकिन हमेशा की तरह मैं कुछ और इन्वेंट करने में लगा हुआ था। मैंने अपना ये तर्क बोर्ड के सामने रखा कि जो कभी डिजिटल कैमरे के साथ हुआ वो आईपॉड के साथ भी हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एप्पल को अपना खुद का फ़ोन बनाना ज़रूरी था जिसमें इनबिल्ट कैमरे के साथ साथ म्यूज़िक प्लेयर भी हो। मैंने इस बारे में सोचा और मोटरोला के साथ टाई अप करने के लिए
नेगोशिएशन किया, लेकिन मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया। मुझे मार्केट में उपलब्ध एक भी सेल फ़ोन पसंद नहीं आया। असल में मैं अपने फ़ोन के लिए एक पोटेंशियल मार्केट भी सोच रहा था। कुछ नया करने के लिए पुरानों से बस सीखा जा सकता है, वही फिर से नहीं बनाया जा सकता। मैं किसी को जानता था जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए टैबलेट पीसी बना रहा था। जो इंजीनियर इसे बना रहा था वो इसके बारे में क्लासिफाइड जानकारी दे रहा था। माइक्रोसॉफ्ट का ये टैबलेट स्टाइल्स के साथ आता था, लेकिन मैंने अपने इंजीनियर से पूछा कि क्या वे ऐसा एप्पल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें टच स्क्रीन हो। मैंने पानी की तरह पैसा बहाया, इंजीनियर्स को पूरी आज़ादी दी। बस मुझे हर हाल में अपना सपना पूरा करना था। और जब आईफोन का डिज़ाइन तैयार करके मेरे सामने पेश किया गया, तब मैंने कहा था यही फ्यूचर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस कैंसर से जीत के आया था वो मुझे हराने वापस आ गया था। 2008 तक मेरा कैंसर बुरी तरह मेरे शरीर में फैल चुका था। असहनीय दर्द के अलावा मुझे ईटिंग डिसऑर्डर से भी गुजरना पड़ रहा था। मेरे जवानी के दिनों में मुझे अक्सर खाली पेट रहने और एक्सट्रीम डाइट की आदत थी। कैंसर की लाइलाज बीमारी में भी मैं खाने के प्रति लापरवाह ही था। उस साल मेरा वजन लगभग 40 पाउंड घट गया था। जब मैं आईफोन 3G को दुनिया के सामने लेकर आया तो मीडिया ने मेरे वजन कम होने पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। सिर्फ महीने भर में ही एप्पल के स्टॉक गिरने लगे। जब दर्द सहने लायक नहीं था, तब आखिरकार मुझे जनवरी 2009 में मेडिकल लीव पर जाना पड़ा। उसके 2 महीने बाद ही मेरा लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ। मेरे लीवर में ट्यूमर पाया गया और डॉक्टर्स इस बात से और चिंतित हो गए थे। मेरे मेडिकल लीव पर जाने पर एप्पल के मैनेजमेंट में कुछ अरेंजमेंट किए गए। धीरे धीरे स्टॉक प्राइस कुछ सुधरे। एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ऑपरेशन मैनेजर टिम कुक ने कहा, हमें इस बात का यकीन है कि हम इस दुनिया में सिर्फ महान प्रोडक्ट बनाने के लिए हैं और ये हमेशा होता रहेगा। यहाँ कौन क्या काम कर रहा है इस बात की परवाह किए बगैर हमारा सारा ध्यान सदा इनोवेटिंग पर रहा है। ये वैल्यूज़ कंपनी के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि एप्पल हमेशा बेहतरीन करता रहेगा। खैर, कैंसर अपनी दूसरी पारी में भी मुझे आउट नहीं कर पाई। मेरा जुझारूपन अभी भी कायम था। साल 2010 में मैं ठीक होकर फिर से एप्पल आने लगा था। कैंसर भी मुझे रोक नहीं पाया और मैंने आईपॉड के बाद आईपैड 2 और iCloud डेवलप किया। अगर मैं आपसे कहूं कि ज़िंदगी क्या है, तो आप सभी अलग अलग जवाब देंगे। सभी के लिए इसके मायने अलग हैं, लेकिन मेरे लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, इसे परफेक्शन की तरफ ले जाना, अपना सब कुछ इस काम में झोंक देना। मेरा बस एक ही मोटो होता था कि अगर कुछ करना है तो बस करना है, कोई इफ़ या बट नहीं। मेरे साथी मेरे लिए या तो हीरो थे या फिर एकदम निकम्मे। इसी तरह मेरे प्रतिद्वंदी भी मेरी नज़रों में या तो अव्वल थे या एकदम नकारा। और अपने काम में मैं हद से ज़्यादा ईमानदार था। मेरे अधीन काम करने वालों के अनुसार मैं सीधी और सच्ची बातें करने में यकीन रखता था। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी हर काम में अपना दखल देता था। स्वभाव से मैं कंट्रोलिंग था। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम मैं ख़ास तौर पर सिर्फ एप्पल के लिए ही चाहता था। हालांकि मेरे फैसले से माइक्रोसॉफ्ट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर से भी बेहतरीन बनाने में ज़ोर देता था। प्रोडक्ट के डिज़ाइन से लेकर कस्टमर के अनुभव तक में मुझे अपना दखल चाहिए था। मेरा लक्ष्य हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन रहा। कंज्यूमर क्या चाहता है, इससे ज़्यादा मैं इस बात का ख्याल रखता था कि मार्केट में आने वाले सबसे पहला प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। मेरी मौजूदगी में एप्पल इनोवेशन में हमेशा सबसे आगे रहा, जैसा कि कंपनी का मोटो रहा है, थिंक डिफरेंट। मैं भले ही कभी कभी सनकी हो जाता था, मगर मैंने खुद को डिजिटल एज का सबसे महान इनोवेटर साबित कर दिखाया। मेरा हमेशा से मानना था कि अक्सर किसी भी कंपनी के डूबने के पीछे एक वजह यह होती है कि जब उनका कोई प्रोडक्ट चल पड़ता है तो कंपनी का सारा ध्यान प्रॉफिट कमाने में लग जाता है। मगर एक कामयाब कंपनी वही होती है जो आखिर तक कायम रहती है। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि हर बार बेहतर करना ही मेरा लक्ष्य होता है। और एप्पल के लिए मैं यही लक्ष्य चाहता था। पूरे 3 दशक तक मैं लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा।
मैंने एप्पल और मैकिन्टोश के साथ ऑल इन वन और रेडी टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर बनाया। मैंने पिक्सर के साथ एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। मेरे आईट्यून और आईपॉड ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को पायरेसी से बचाया। आईफोन और आईपैड की मदद से बिजनेस और एंटरटेनमेंट एक ही पोर्टेबल डिवाइस में सिमट कर रह गए, और आई क्लाउड ने तो डेटा सिंक को बेहद आसान बना दिया। बेशक बेशक मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी लेगेसी हमेशा ज़िंदा रहेगी। एप्पल और पिक्सर आगे भी यूं ही टेक्नोलॉजी और आर्ट का तालमेल बनाते रहेंगे। हाँ, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि एप्पल के साथ साथ अपने रिश्तों को भी परफेक्शन देना चाहिए था। शायद रिश्ते निभाने में मुझे उतनी कामयाबी नहीं मिली। तो मेरी बायोग्राफी से आप सभी जो चीज़ सीख सकते हैं वो ये है कि हमेशा चलते रहो, सुधार करते रहो, और आपकी ये कोशिशें खुद ब खुद आपको कामयाब बनाएंगी। लेकिन इस कामयाबी में रिश्ते भी संजो के रखना। मैं नहीं कहता कि सभी रिश्ते, लेकिन कुछ एक ज़रूर। ज़िंदगी संतुलन का नाम है, कामयाबी भी संतुलित होनी चाहिए।